हेलो बच्चों, आज गामा फिजिक्स क्लासेज में क्लास 12 के लिए गॉस थ्योरम का आगे का टॉपिक शुरू होगा, क्योंकि गॉस थ्योरम तक उस पिछले टॉपिक में डिस्कस हो चुका है। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कभी आपका छूटने न पाए। तो गॉस थ्योरम पीछे के चैप्टर में बता भी चुके हैं, फिर भी बता रहे हैं। देखिए, एनी क्लोज सरफेस प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज गॉसियन सरफेस। Any closed surface placed in electric field is called as Gaussian surface. अब गॉस थ्योरम क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी गॉसियन सरफेस, चाहे आप कहो एनी गॉसियन सरफेस और चाहे कहो थ्रू एनी क्लोज सरफेस प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ही बात है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी गॉसियन सरफेस is equal to 1/epsilon 0 times the charge enclosed by the surface. Electric flux is represented by phi E. Electric flux through any Gaussian surface, that is any closed surface placed in electric field. Electric flux through any Gaussian surface is equal to the 1/epsilon 0 times net charge enclosed by the surface. If net charge enclosed by the surface is q, then according to Gauss theorem phi E equal to q upon epsilon 0. Phi E equal to phi E इलेक्ट्रिक फ्लक्स, phi E equal to q upon epsilon 0. लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन में आपने कहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ that very surface, that is phi E equal to, according to definition of electric flux, सरफेस इंटीग्रल अगर वही क्लोज सरफेस है तो क्लोज इंटीग्रल हो जाता है E डॉट डी ए, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी ए। तो इन दोनों बातों को अगर एक साथ हम कंबाइन करके कहें तो क्या आ जाएगा बेटे? फाई ई इक्वल टू, हाँ, फाई इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, ये क्रॉस डॉट प्रोडक्ट है, ये ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। ये वाला एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ये अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अब इसका प्रूफ हम करेंगे, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। ये कोई क्लोज सरफेस है, एनी क्लोज सरफेस, इसके शेप के बारे में कोई डेफिनेट नहीं है कि किस शेप का है, एनी क्लोज सरफेस है। सरफेस एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सरफेस एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज नॉर्मली आउटवर्ड टू द सरफेस। तो यहाँ का कोई इंस्टेंटेनियस स्मॉल सरफेस एरिया हमने ले लिया, ये कोई इंस्टेंटेनियस स्मॉल सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया जो एरिया वेक्टर होगा ये इस डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पर ये जो क्लोज सरफेस है इसके भीतर यहाँ कोई पॉइंट O पर चार्ज रखा है Q से ये स्मॉल इंस्टेंटेनियस स्मॉल सरफेस एरिया का ये पॉइंट हम M कंसीडर कर लेते हैं, M है, दिस पॉइंट इज M। तो और ये जो चार्ज Q है, पॉइंट चार्ज Q, ये पॉइंट O पर है। तो द लाइन ज्वाइनिंग OM इज दिस मच। इलेक्ट्रिक फील्ड in strength due to this charge Q is positive nature का चार्ज है, is always away from the charge that is along OM direction. Electric field is along OM direction and surface area is along normal to that very surface. This angle is taken as theta. ठीक है। अब definition ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डी ए, इंटीग्रल ई डॉट डी ए, और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्यू अपान एप्सिलॉन 0। तो हम गॉस लॉ को प्रूव करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस इंस्टेंटेनियस स्मॉल सरफेस एरिया डी फाई ई कह लें, डी फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस डी फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी ए,
दैट इज डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, ई डी ए कॉस थीटा, डी फाई ई इक्वल टू दिस मच, और डिस्टेंस ऑफ दिस सरफेस एरिया डी ए फ्रॉम चार्ज क्यू इज आर। ठीक है, देयरफॉर टोटल फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस होल सरफेस दैट इज फाई ई इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। फाई ई इक्वल टू ई का ई डी ए कॉस थीटा, ई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज एट पॉइंट एम। क्या हो जाएगा बेटे, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा। ठीक है, ये डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है उसको इंटीग्रल से हम बाहर कर देते हैं, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रल ऑफ डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। ये फाई ई इक्वल टू दिस मच आया। हाँ, पहले से आपको मालूम है, पीछे के लेक्चर्स में हो भी गया है, डी ओमेगा इक्वल टू होता है डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक है, और इंटीग्रल डी ओमेगा की वैल्यू होती है 4 पाई, दैट इज इंटीग्रल डी ओमेगा मीन्स इंटीग्रल डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। तो क्या लिख दें, इम्प्लाइज दैट फाई ई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटीग्रल डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर दैट इज इंटीग्रल डी ओमेगा। इंटीग्रल डी ओमेगा मीन्स मैक्सिमम सॉलिड एंगल, और मैक्सिमम सॉलिड एंगल की वैल्यू 4 पाई होती है, 4 पाई एप्सिलॉन 0। इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 4 पाई कैंसिल्ड आउट, फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0 विच इज गॉस लॉ, विच इज गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। ठीक है, ओके। तो गॉस थ्योरम हो गया, गॉस लॉ या गॉस थ्योरम हो गया। अब एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम है, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम आपको मालूम हो गया, गॉस लॉ भी कहते हैं, गॉस थ्योरम भी कहते हैं। तो पहला एप्लीकेशन सुनिए, डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ बाय गॉस लॉ। डिडक्शन ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ शुरू हो गया। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में पहला एप्लीकेशन क्या है बेटे, ये एप्लीकेशंस हैं, डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ बाय गॉस लॉ। चलो इसको डिड्यूस करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर ये कोई पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ। इस पॉइंट चार्ज, स्पेस में कोई पॉइंट चार्ज है, ये तो 2 डायमेंशन में हमने लिख दिया। यहाँ स्पेस में कोई पॉइंट चार्ज कंसीडर किया जाए तो इस चार्ज से आर डिस्टेंस पर इसके सराउंडिंग में अगर क्लोज सरफेस खींचा जाए, इससे हर तरफ आर डिस्टेंस पर एक क्लोज सरफेस ड्रा किया जाए तो आर रेडियस का एक स्फीयर होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। ये आर रेडियस का एक स्फीयर होगा, ये हो गया आर रेडियस का एक स्फीयर हो गया ड्यू टू सराउंडिंग द चार्ज क्यू एट अ डिस्टेंस आर। ये डिस्टेंस आर पर है, क्लोज सरफेस हमने ड्रा कर दिया। इसका कोई ये सरफेस एरिया, स्मॉल सरफेस एरिया लिया, डी ए। सरफेस एरिया इज अ वेक्टर हुज डायरेक्शन इज नॉर्मली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस। तो डी ए सरफेस एरिया, स्मॉल सरफेस एरिया वेक्टर डी ए हो गया। और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्चार्ज एट पॉइंट एम, that it is point M is along the direction from O to M, that is E. It means angle between intensity of electric field and area vector is 0. ठीक है, therefore E dot dA, therefore E dot dA क्या हो जाएगा बेटे, E dot dA इक्वल टू ई इंटू ई डॉट डी ए इक्वल टू ई डी इंटीग्रल कर लेते हैं, इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल टू ई डी ए कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है,
1, वेरी गुड। तो ये होगा E इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M, तो क्या हो जाएगा, E बाहर कर देते हैं, इंटीग्रल dA। इंटीग्रल dA मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर। और ये E डॉट डी ए, ई इतना, लेकिन E डॉट डी ए तो आपने अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ कहा है Q अपान एप्सिलॉन 0। तो क्या कहते हैं बच्चों, Q अपान एप्सिलॉन 0 इक्वल टू E इंटू इंटीग्रल डी ए मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर ऑफ रेडियस r, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। E इक्वल टू कितना आ गया, E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q upon r square. Therefore, if we put any test charge Q0 at point M, then force on this test charge due to point charge Q will be F equal to Q0 E. वैल्यू रख दो, E की वैल्यू है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान r स्क्वायर इंटू Q0, तो F इक्वल टू दिस मच एंड इट इज कूलाम्स लॉ। यही तो कूलाम लॉ है। तो क्या तय हुआ कि हम कूलाम्स लॉ को गॉस लॉ के अकॉर्डिंग ये डिड्यूस कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। अब अगला इसका एप्लीकेशन बताएंगे। एप्लीकेशन ऑफ, ये सब एप्लीकेशंस चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर। कोई वायर है, वायर की थिकनेस इतनी कम होती है कि उस वायर को, जैसे वायर अगर है तो इतनी थिकनेस कम होगी कि ये जो चार्ज इसको दिया जाएगा ये इसके पूरी लेंथ पर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और वही चार्ज सब तरफ कंसिडर किया जाएगा। ये नहीं इधर कुछ और चार्ज, इधर थिकनेस इसकी कम है तो वही चार्ज लीनियरली सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ है ये बेटे, इनफाइनाइट लेंथ है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। इसकी ये L लंबाई हमने कंसीडर कर ली, ये L लंबाई, ये इनफाइनाइट लेंथ का जो वायर है इसको चार्ज किया गया है, लेकिन इसकी L लेंथ पर चार्ज Q है। L लेंथ का चार्ज distributed at length L is Q, therefore charge on unit length equal to Q upon L. Charge on unit length equal to Q upon L, ये तो हो जाएगा। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन यूनिट लेंथ इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय लेमडा, दैट इज Q इक्वल टू लेमडा L। चलिए, ये जो L लेंथ है, वायर का जो L लेंथ है, इस पर चार्ज Q है, इसके चारों ओर एक गॉसियन सरफेस दैट इज क्लोज सरफेस हम कंसीडर करें, इसके चारों ओर एक गॉसियन सरफेस इक्वल डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर अगर क्लोज सरफेस या गॉसियन सरफेस ड्रा करें तो ये r रेडियस का एक सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है ना, ये सिलेंडर ही तो बनेगा। इसके चारों ओर r डिस्टेंस पर अगर क्लोज सरफेस खींचे तो सिलेंडर ही बनेगा। समझ में आ रहा है? तो ये सिलेंडर बन जाएगा, r रेडियस का एक सिलेंडर हो जाएगा। तो ये सिलेंडर r रेडियस का ये सिलेंडर हो गया बेटे। ये सिलेंडर बन गया। ध्यान देकर समझना, बहुत ही इजी है। ये सारे एप्लीकेशंस बहुत इजी हैं, गॉस थ्योरम बहुत इजी है, बस आपको केवल कंसंट्रेशन बनाए रखना है। तो ये गॉसियन सरफेस का कोई भी ये जो वायर है ये L लेंथ पर चार्ज Q है, मान लीजिए प्लस Q चार्ज इसको दिया गया है। तो इस सिलेंडर के कर्व सरफेस की बात, चलो एक सिलेंडर यहाँ पर रखा, उसको दे, ये सिलेंडर इसी टाइप का बन गया। इसके अंदर ये वायर मान लीजिए इसके सेंटर से पास हो रहा है वर्टिकली अपवर्ड। तो इस सिलेंडर के कर्व सरफेस का कोई भी सरफेस एरिया लिया जाए, कंसीडर किया जाए, ये कोई सरफेस एरिया, कर्व सरफेस का कोई सरफेस एरिया लिया जाए तो एरिया वेक्टर नॉर्मली अपवर्ड, तो एरिया वेक्टर DA विल बी नॉर्मली अपवर्ड, दैट इज
ये इस डायरेक्शन में, और ये पॉजिटिवली चार्ज वायर है, इसके कारण यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट M कह लेते हैं, इस पॉइंट को M कह लेते हैं, पॉइंट M पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज E, दैट इज E एंड DA विल बी इन सेम डायरेक्शन फॉर कर्व सरफेस। लेकिन ये जो वायर है, चलो वायर ऐसे मान, ये वायर है, इस वायर, ये वायर पॉजिटिवली चार्ज है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द वायर। लेकिन ये दोनों जो सर्कुलर, ये प्लेन ये सिलेंडर के जो सर्कुलर टर्मिनल्स हैं, ये सर्कुलर प्लेन टर्मिनल्स हैं, इस पर इसकी सरफेस एरिया वर्टिकली अपवर्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिवली चार्ज वायर अवे फ्रॉम द वायर। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और सरफेस एरिया की डायरेक्शन ऊपर वर्टिकली अपवर्ड है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या तय हुआ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सर्कुलर, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर बोथ द सर्कुलर एंड ऑफ द सिलेंडर, सर्कुलर टर्मिनल्स ऑफ द सिलेंडर, ये एरिया वेक्टर DA एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी परपेंडिकुलर, और फाई इक्वल टू EDA cos थीटा होता है। यहाँ थीटा 90 डिग्री हो गया, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0, दैट इज इसके जो सिलेंडर के जो सर्कुलर एंड हैं, इनसे कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज्ड नहीं होगा, केवल कर्व सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज्ड होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब फाई E इक्वल टू अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ EDA cos 0 बिकॉज सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आर इन सेम डायरेक्शन। फाई E की जगह पर Q अपान एप्सिलॉन 0, E हमको फाइंड आउट करना, EDA cos 0 लिख दिया, तो E डॉट DA अगर कहते हैं तो EDA cos 0, फिर ये वेक्टर नहीं रहेगा, A डॉट B इक्वल टू AB cos थीटा, E बाहर कर दिया, इंटीग्रल DA मीन्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, रेडियस R और लेंथ L का कोई सिलेंडर है, तो क्या लिख दें बेटे, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RL, Q अपान एप्सिलॉन 0 इक्वल टू इतना, देयरफॉर E इक्वल टू Q अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 RL, बट Q इक्वल टू लेमडा L, वेयर लेमडा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। तो Q की जगह पर क्या लिख दोगे आप, लेमडा L अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 RL, L कैंसिल हो गया, E इक्वल टू लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 R न्यूटन पर कूलाम। अगर वेक्टर फॉर्म लिखोगे, वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर E इक्वल टू लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 R इंटू यूनिट वेक्टर R along द डायरेक्शन ऑफ R, यूनिट वेक्टर R along द डायरेक्शन ऑफ R न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, ठीक समझ में आया। तो ये हो गया। अब अगला यूज इतने ही रखेंगे आज, आगे के एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ आगे के लेक्चर में आएंगे। आप इसको देखिए, नोट्स बनाइए। थैंक्स।